Hello, dear students. I, Akash Mehta at Akash Byju's, welcome you all in today's session. तो आज के इस सेशन में सेकंड लेक्चर देखेंगे अपना चैप्टर का, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर. लास्ट लेक्चर में ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर वी हैव सीन व्हाट इज वर्क, कैसे हमने उस वर्क को डिफाइन किया था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कैसे रिलेशन होना चाहिए, हाउ टू वी हैव कैलकुलेटेड वर्क फॉर कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स थी तो हमने वर्क को कैसे कैलकुलेट किया था, राइट. इन ऑल दोज केसेस वी हैव सीन द न्यूमेरिकल्स आल्सो. तो हमने लास्ट क्लास में ये जाना था कि वर्क क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इफ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट. आज हम जानेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज एनर्जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो बिफोर मूविंग टू आवर टॉपिक टुडे, the students who are joining new to our channel, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा that ANTHE is a great opportunity for you to score to ensure up to 100% scholarship in Akash Byju's classroom programs. इसके अलावा from this exam you can have a lot many cash rewards. Other than that, if you happen to be among the toppers of the exam, you would be on an all paid visit to NASA. And the most important, what do we say, an outcome from this exam, ANTHE, from my side, I can say, would be that you would get to know your all India rank. बहुत सारे बच्चों के लिए लाइफ में उनकी पहली बार they would get to know कि ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो compete करेंगे लेटर ऑन, उनके कंपैरिजन में where do they stand. और एक तरह से ना हमें अपनी एनर्जी, अपना हार्ड वर्क चैनलाइज करने की वहाँ से कोशिश होती है, प्रेरणा मिलती है कि इफ वी आर लैकिंग समवेयर उसको रेक्टिफाई किया जाए, एंड इफ वी आर गुड एट इट वी शुड मेंटेन आवर एक्सीलेंस, राइट. तो एक तरह से आपको सभी को इस एग्जाम को देना चाहिए. 7th से 12th पास स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन मोड में देना चाहे आप इस एग्जाम को, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है एंड स्लॉट्स यू कैन चूज इन योर ओन कन्वीनियंस. ठीक, प्लीज 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 इस एग्जाम को जरूर अटेंड कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जुड़ेगा आपके इस पूरे सक्सेस स्टोरी के बीच में. देन अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट की नोटिफिकेशंस एकदम टाइम पे मिलते रहें, आप कुछ भी मिस ना करें. यहाँ पे आने वाली वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि शेयरिंग से ही तो नॉलेज बढ़ती है ना. तो नॉलेज बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, एंड वी वुड सब्सक्राइब ऑल्सो टू दिस चैनल. चलिए, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, आज के कंटेंट की आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के. द कंटेंट ऑफ टुडे टॉपिक वुड कवर कि एनर्जी क्या है, एनर्जी और मोमेंटम में आपस में रिलेशन क्या है. देन वी वुड टॉक अबाउट व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. देन लेटर ऑन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस conservative and non-conservative forces, division of the forces, we would be talking about what is potential energy, right? Or later on we will see what is the nature of mechanical energy as well as the topic of power. तो चलिए शुरू करते हैं. Now what is energy? Energy is something that is the ability of a body to do work. जितनी ज़्यादा body में energy है, that we can say that if the body wants to do some work, more the energy, more is the ability of the body to execute or to do some work in the physics terms. राइट, फिजिक्स टर्म्स आपको पता ही है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया ही था कि वर्क इन फिजिक्स वुड बी सेड टू बी डन अगर एक फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट बॉडी को डिस्प्लेस करता है, और एनर्जी वुड बी द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट और अ बॉडी टू डू दैट वर्क. अब एनर्जी में द एनर्जी कैन बी ड्यू टू सेवरल, व्हाट डू वी से, सेवरल पैरामीटर्स. बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स की वजह से बॉडी में एबिलिटी हो सकती है वर्क करने की. वन सच वर्च्यू, वन सच पैरामीटर दैट द बॉडी कैन हैव विद इटसेल्फ फॉर हैविंग द एनर्जी वुड बी इट्स वेलोसिटी. अगर किसी बॉडी के पास एक वेलोसिटी है, देन इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. उसमें एनर्जी का एक कंटेंट है, और उस एनर्जी के कंटेंट को हम बोलते हैं उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी. सो इफ अ बॉडी is having the kinetic energy, then that kind of energy, let me change the color first, then that energy is possessed by the system or by the body by the virtue of its motion, and the amount of the energy by the virtue of a motion of a body of mass m, the kinetic energy of the body is given by the value of half mv square. We are already familiar with this format of the kinetic energy. That kinetic energy of a body of a mass m which is moving with the speed v is given by half mv square. ठीक है. अब अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है, अगेन द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास, और अगर इसकी स्पीड भी ज्यादा है, देन
स्पीड के तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मास ज़्यादा बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी अगेन ज़्यादा उसकी। तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, बीइंग अ एनर्जी, एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी वुड बी जूल्स, सेम एज दैट ऑफ वर्क। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, एज इट इज इन्वॉल्विंग इन इट्स कैलकुलेशन द टर्म ऑफ स्पीड, सो इट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट एनर्जी। दैट मीन्स अगर तो एक सपोज ग्राउंड फ्रेम में ये जब ट्रक मूव कर रहा है स्पीड v से, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ट्रक इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं इसी ट्रक के पैरेलल, इफ आई वाज मूविंग ऑन अ बाइक with the same speed v, with the same velocity in the same direction, then that truck would be at rest with respect to my frame. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे उसकी velocity particle की, या in this case the truck would be a particle, and if the velocity of the truck is 0 in my frame, it is depending on the frame of reference. The kinetic energy in my frame of reference, the kinetic energy of this truck in my frame of reference would be 0. That means the kinetic energy here would be a frame dependent quantity. ठीक है, इस चीज को याद में रखेंगे, क्योंकि कई बार तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टेटमेंट ऐसे ही पूछ ली जाएगी कि which of the following is a frame dependent quantity. If kinetic energy is there in the option, that would be the case of frame dependent quantity. ठीक है, तो again, now in a system, if n particles are there with masses m1, m2 and so on up to mn, some n masses there in the system, जिनके masses m1 है, m2 है and so on up to mn masses हैं उन particles के, और v1, v2, v3 and so on up to vn are the respective velocities of these particles. तो in this case अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, then in that case the principle of superposition that we have already heard in the previous lecture also, that would be involved, where the system's total kinetic energy would be nothing but the addition of the kinetic energies, the individual kinetic energies of the particles constituting the system. So the kinetic energy of system would be the addition of the individual kinetic energies. That means half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square and so on up to half of mn vn square. इसी को हमने शायद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल दिया था। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इसमें आपस में क्या रिलेशन है? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv। ये हमने देख लिया, न्यूटन सेकंड लॉ से, शायद हमने न्यूटन सेकंड लॉ में शायद हमने इस कंसेप्ट का यूज भी किया था, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो p इज इक्वल टू mv, ये हमें मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्लियर है। तो एक तरह से मैग्नीट्यूड कितना हो गया मोमेंटम का? नथिंग बट मास टाइम्स स्पीड। अच्छा जी, ऐसा यूनिट्स केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी का भी अब पता चल गया। काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है? दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी में भी वैसी ही कुछ टर्म्स इन्वॉल्व हैं जैसी कि मोमेंटम की इक्वेशन में इन्वॉल्व है, मास और स्पीड दोनों। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और in other words momentum can also be written in the terms of kinetic energy and mass of the particle. कैसे? दोनों इक्वेशन से स्पीड को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशंस का यूज करके। So a particle which is having the momentum would also be having the kinetic energy. First of all that thing, and second thing, if I eliminate the speed from these two equations, I can write k, that's kinetic energy of the system, to be equal to half of m square v square upon m। जस्ट इस इक्वेशन को मैंने रीराइट कर लिया m से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। नाउ दिस m स्क्वायर v स्क्वायर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर p स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, है ना? ऐसे भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी में। तो दैट इज द वे आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द मास ऑफ द पार्टिकल। अब इसको रीअरेंज अगर करूंगा, देन p स्क्वायर वुड बिकम इक्वल टू 2mk, है ना? और अगर मैं अंडर रूट ले लूँ दोनों साइड पे, देन दिस इक्वेशन p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk वुड बी द रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अब इस रिलेशन को आपको याद रखना है। आपको पता चल गया कहाँ से रिलेशन है, अब इसको याद रखना जैसे आपने इन रिलेशंस को भी याद रखा होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। तो ये रिलेशन आपको अब याद रहने चाहिए। ठीक है, तो with that we are done with the introduction of kinetic energy and the linear momentum and their relation. तो
अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी इन दिस चैप्टर. व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? Work energy theorem tells us what is the relation between the work that is being done on the body and what is the relation between that work and the kinetic energy content of that body, जिसके ऊपर कुछ work हो रहा है. Then this theorem states that whatever is the total work done means multiple forces can be there applying on a body. उन multiple forces की वजह से एक body के ऊपर जो total network होगा, that by all the forces again would equal to the change in kinetic energy of the body. ये भाई स्टेटमेंट एकदम ना दिमाग में इम्प्रिंट कर लो कहीं पे, जल्दी से जल्दी जहां से रिकवर भी कर सको, कि वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लगी होंगी, उन सभी बॉडी की हेल्प से, उन सभी फोर्सेस की वजह से, उन सभी फोर्सेस की हेल्प से जितना भी नेट वर्क डन हुआ होगा एक बॉडी पे, दैट वुड बिकम इक्वल टू द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. याद रखेंगे हम इस रिलेशन को बिल्कुल. अब अगर आप देखना चाहो कि ये रिलेशन कैसे डिराइव हुआ, आई विल शो यू सम पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन. आई वुड बी टेकिंग अ केस वेयर अ बॉडी इज मूविंग इन अ डायरेक्ट लीनियर मोशन इन वन स्ट्रेट पाथ. ठीक है, तो फोर्सेस भी उस स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग ही लग रही हैं, मोशन भी उस स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग हो रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 2D और 3D है. उन 2D और 3D में भी इस डेरिवेशन को किया जा सकता है, बट जस्ट टू कीप दिस डेरिवेशन सिंपल, आई एम जस्ट डूइंग दैट थिंग हियर. तो F, the force on the body in a straight line motion, can also be written as ma, and a can be written as v dv by ds or dr for that matter, क्योंकि यहाँ पे हमें dr से रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट को. Now this mv dv by dr, if I multiply both sides with the value of dr, I would lead myself to this expression here. अब dr कैंसिल कर लीजिए राइट साइड पे, यू वुड बी लेफ्ट आउट विद mv dv. नाउ f dr वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो mv dv वुड बी सब्स्टिट्यूटेड हियर इंस्टेड, है ना. तो एक तरह से मुझे इंटीग्रेशन करनी है mv dv की. मास बॉडी का कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली यू वुड बी डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ mv dv एंड फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी u टू द फाइनल वेलोसिटी v. अब v dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v square by 2. So you would be ending up, after substituting the limits, m v square by 2 minus m u square by 2. Oh, what is that? M v square by 2 was the final kinetic energy. What is m u square by 2? That is the initial kinetic energy. So what this thing here, it is the change in kinetic energy. And what was that? At the very beginning, that was the net work done. So net work done on a body by all the forces would lead us to the net change in the kinetic energy of the body. अब ये चीज का आप ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन का, ठीक. So again this relation would hold that work done on the body would result into net change in its kinetic energy. और ये सभी फोर्सेस, सभी जो फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, उन सभी फोर्सेस के नेट वर्क डन के बारे में बात हो रही है. कोई फोर्सेस मिस ना कर जाइएगा जब भी आप इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे. So let us see one example between the kinetic energy and the linear momentum relation that we have learned just. It says कि kinetic energy है बॉडी की which is increased by 300%. ठीक है, x से 300% of x बढ़ा दिया आपने, मतलब x में और 3x ऐड कर दिया, या के 4x कर दिया. kinetic energy initially was x, now it is 4x. It is being asked what is the percentage change in the linear momentum. तो इनिशियली मोमेंटम वॉज अंडर रूट 2mk. रिलेशन याद रखेंगे, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk 2mx, एंड लेटर ऑन एट द फाइनल मोमेंट द मोमेंटम इज linear momentum should be represented by small p here. So small p is equal to under root 2m4x. This is the final momentum and this is the initial momentum. So again the initial momentum, if it is root 2mx, the final momentum would be written as 2 under root 2mx, and this under root 2mx is nothing but the initial momentum of the particle. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 3% से इंक्रीज करी काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही फाइनल लीनियर मोमेंटम वुड हैव बिकम डबल ऑफ द इनिशियल लीनियर मोमेंटम, या फिर फाइनल लीनियर मोमेंटम वुड हैव इंक्रीमेंटेड
itself by the same value of the initial momentum। मतलब इनिशियल मोमेंटम जितना था उतना और इनिशियल मोमेंटम बढ़ गया होगा तो ही तो फाइनल मोमेंटम आया होगा। तो कितने परसेंटेज से चेंज आया होगा इनिशियल मोमेंटम में टू गेन द फाइनल इनिशियल मोमेंटम? 100%। 100% से बढ़ गया होगा, जितना वो ऑलरेडी है उतना और बढ़ गया होगा। सो द लीनियर मोमेंटम would have changed itself by 100%. So option A would be a correct option here. I hope that question is clear to you, right? So चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। The next question here says कि एक बुलेट है जी, 10 ग्राम मास है उसका। पहले तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को रीड करें आप यूनिट्स का ध्यान रखिए, साथ साथ में आप यूनिट कन्वर्ट करते जाएंगे तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। आपको पता है कि आपको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना अल्टीमेटली, बिकॉज एसआई यूनिट्स आर दी यूनिट्स ऑफ दी ऑप्शंस आल्सो। सो 0.01 kg आई हैव रिटन द मास ऑफ द बुलेट हियर फ्रॉम 10 ग्राम। नाउ इट लीव्स अवर राइफल at an initial velocity of 1000 meter per second. So initial velocity it is given to me as 1000 meter per second. Very well. And it strikes the wall at the same level with a velocity of 500 meter per second. मतलब आपने राइफल से जब बुलेट को फेंका था then the velocity was 1000 meter per second. जब तक वो वॉल तक पहुंची तब तक वेलोसिटी कितनी कम हो चुकी है? It has become equal to 500 meter per second. अब ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमें ये बताइए कि वर्क डन कितना किया है हमने ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। तो अब बड़ी एक ना यहाँ पे आपको एक बड़ी प्यारी सी एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम सेज? वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट व्हाटएवर इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इट वुड रिजल्ट इनटू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सुपर। अब सेम लेवल पे, मतलब जहां पे आपने बुलेट फेंकी उसी लेवल पे जाके वो बुलेट वॉल को टकराती है, मान लिया। तो इसका मतलब वर्टिकल इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। अब वर्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है तो इसका मतलब ग्रेविटी से तो काम कुछ हुआ नहीं। ग्रेविटी ने, क्योंकि ग्रेविटी तो वर्टिकल डायरेक्शन में थी और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया। और कौन सी फोर्स लगी इस पे? द नेक्स्ट फोर्स वुड बी द एयर ड्रैग फोर्स, जो पीछे की तरफ लगी होगी। डिस्प्लेसमेंट बुलेट की आगे की तरफ हो रही है, एयर ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, मतलब उस एयर ड्रैग फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया होगा बॉडी के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगी है वो फोर्स। ठीक है, इसका मतलब जो दो फोर्सेस इस बुलेट पे लग सकती थी, वन इज ग्रेविटी एंड द अदर वाज एयर ड्रैग। ग्रेविटी ने तो जीरो वर्क किया, एयर ड्रैग ने नेगेटिव वर्क किया, तो नेट वर्क डन ऑन दिस बॉडी शुड बी नेगेटिव, और इन अदर वर्ड्स the change in kinetic energy of this body should be negative। मतलब पहले जो kinetic energy थी, kinetic energy उससे कम हो चुकी होनी चाहिए। तो पहले 1000 की वजह से जो kinetic energy थी, obviously that would have reduced down because of the reduction in the speed of the bullet। और अब हमें यही पता करना है कि kinetic energy में change कितना आया, क्योंकि वो ही तो हमें बताएगा कि उसके ऊपर वर्क कितना होगा बुलेट के ऊपर। तो kinetic energy में जो change आया that would be equal to, rather I would say here, half of m, which was 0.01 kg, into 1000 square minus 5000 square. So something is written wrongly here. A negative should be coming here. This negative should be there. Why negative? I'll tell you. Work done, or rather than, first we need to know what is the change in kinetic energy. The change in kinetic energy always is final kinetic energy minus initial kinetic energy, है ना? That should be the change in kinetic energy। और अगर आप देखोगे kinetic energy फाइनल जो है that is half m into 500 square, और initial क्या है? half m into 1000 square। So this value should be coming out negative, है ना? इसीलिए मैंने ये नेगेटिव यहाँ पे लगाया, which might have been missed in this presentation। तो work done would be equal to minus 3750 joules, which was also equal to the change in kinetic energy of the bullet। तो शायद अभी आपको यहाँ से क्लियरली समझ आ गया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क एंड एनर्जी के बीच में जो रिलेशन हमने बात करी थी वो कैसे एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, सो फॉर द मैग्नीट्यूड, as all these options they are speaking about the magnitude only, not I mean the negative values are not included here in the option B would give us the correct answer। But if in these options with this particular statement, if in these options somewhere minus 3750 joules
was also written in some option, then for finding the work done in joule by the air drag would be this value. But as in this question, it is being asked work done in overcoming the resistance. Mind it, it is not asking कि एयर ड्रैग ने कितना काम किया. हमसे पूछा क्या जा रहा था कि बॉडी ने एयर ड्रैग पे कितना काम किया, बॉडी ने कितना ओवरकम करने के लिए काम किया. सो एज आई सेड इन द प्रीवियस क्लास कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ने नेगेटिव काम किया हो तो हम ये बोलते हैं कि बॉडी ने एक्सटर्नल फोर्सेस पे पॉजिटिव काम किया होगा, एंड दैट वुड बी 3750 joules, which would be our option B. So इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था that work done in joules overcoming the air drag by the body, obviously that would be a positive work, 3750 joules. So I hope that would be clear. ठीक है. So अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, which is nothing but the division of forces under two categories, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, वी विल सी दिस नाउ. कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय द वेरी नेम सजेस्ट समथिंग इज कंजर्व्ड देयर, एंड वी विल सी व्हाट इज द थिंग दैट इज कंजर्व्ड इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब होता ये है कि इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क दैट इज डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज independent of the path taken by the body. It only depends upon the initial and final position of the body. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि gravity, which is an example of a conservative force, अगर आप अपनी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे हो या थर्ड फ्लोर पे हो, suppose your initial position was at first floor and the final position was at third floor, if that is the case, then the work done by gravity would be same in all the cases. अगर आप फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड पे चले जाते, या फिर आप फर्स्ट से पहले सेवंथ फ्लोर पे जाते और फिर थर्ड पे आते, या फिर आप पहले फर्स्ट पे फोर्थ पे जाते, फिर सेवंथ पे जाते, फिर एट्थ पे जाते, एंड देन यू केम बैक टू द लेवल 3. अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रही होती, इन दिस केस फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स, वुड ऑलवेज बी सेम. तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने फर्स्ट फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक जाने में बीच में पाथ क्या लिया, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करा कि कंजर्वेटिव फोर्स ने काम कितना किया. सिर्फ किस पे डिपेंड करा कि आप इनिशियली कहाँ पे थे और फाइनली कहाँ पे थे. सो इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क डन इज ओनली अ फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दैट मीन्स इट इज अ स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ वेरिएबल. ठीक है. एंड द फोर्स इज conservative if the work it does on the closed path is zero. It's not like कि force conservative होगी अगर path closed path पे work zero हुआ होगा. The condition is कि अगर closed path पे अगर force conservative रही होगी तो पक्की बात है कि closed path पे work zero हुआ होगा. It is not the other way around कि closed path पे work zero है तो force conservative रही होगी, ऐसा नहीं है. हो सकता है कि closed path पे work zero non conservative force के केस में भी हो गया हो, but if a force is conservative then the work done while moving on a closed path, मतलब आप जहां से शुरू किए वहीं पे आ गए, तो वो केस में work done by the conservative force should be equal to zero. क्यों? क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है ना. और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता था कंजर्वेटिव फोर्स कितना काम करती है. तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में इफ योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, दैट मीन्स यू हैव मूव्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, देन the work done by the conservative force should be equal to zero. In case of non-conservative forces, it is just the opposite. What is that? That the work done there in the case of non-conservative forces, like in case of friction, which is an example of a very typical example of non-conservative force, the work done by the non-conservative forces depends on the path of the object. जैसे कि अगर आप horizontal surface पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, सपोज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड यू हैव मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. आप स्लाइड करते हुए लेके गए एक ब्लॉक को ए से बी तक. तो अगर आप ए से बी तक सीधे सीधे स्लाइड कर लोगे तो एक वैल्यू ऑफ काम की निकल के आएगी बाय द फ्रिक्शन. अगर आप ए से पहले सी तक जाओगे स्लाइड करते करते और फिर वापस बी पे आ जाओगे, then there would be a different value of work that would have been done by the friction from the surface below. Although your initial and final position was same, but क्योंकि आपने अलग पाथ ले लिया इस बार पहली बार से,
वर्क अलग हो गया है इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है ना, इनको हम डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं, बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी इन द केस ऑफ दीज फोर्सेस इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड मैनी जनरली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो डिसिपेट हो जाती है इन सम अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एनर्जी कि एनर्जी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता या क्रिएट नहीं किया जा सकता until unless मास इज चेंज्ड। तो मैकेनिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है whenever non-conservative forces are working on a body. So due to that reason, non-conservative forces, they are known as dissipative forces. जबकि conservative forces के केस में the word conserve itself signifies कि यहाँ पे total mechanical energy conserved रहती है. We will see later on how is the case, how that is the case. But total mechanical energy, which is the addition of the potential energy, the term which we haven't learnt yet, and the kinetic energy, the total mechanical energy of the system remains conserved. That's why they are known as conservative forces. और non-conservative forces में these are known also as dissipative forces, मतलब total mechanical energy किसी और form में, जैसे कि in case of friction, some sound might have been produced, some heat energy might have been produced, right? तो उन form of energy में भी जो mechanical energy है वो convert हो जाती है। ठीक है, तो as I said, the example of conservative force, the very typical example would be our gravitational force. इसके अलावा the spring force, it is an example of conservative force, and other than that the force between two charged particles, be it repulsive, be it attractive, it is an example of conservative force. In case of non-conservative force, frictional force, it is a typical example of a non-conservative force. ऐसे ही air drag force, it is an example of non-conservative force. ठीक है, तो now just a pictorial representation here. अगर आप A लेवल से B लेवल तक जाना चाहते हो, A level is a horizontal level and B level is somewhere here, तो A से B तक जाना चाहते हो, and if you take the three different paths, 1, 2 and 3, along all these three different paths, the work done by the gravitational force, as you have increased your height by the value h here, तो जो काम किया होगा ग्रेविटी ने, क्योंकि ग्रेविटी वुड ऑलवेज बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स विद द मैग्नीट्यूड mg, तो ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड्स थी, h आपने अपवर्ड कवर किया तो माइनस mgh वुड बी द वर्क डन. तो इन ऑल द थ्री केसेस, whether you choose the path 1 or 2 or 3, the gravitational work done by the gravitational force would be minus mgh. मतलब डिपेंड ही नहीं करता कि कौन सा पाथ लिया आपने, सिर्फ इनिशियल A और B के प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है. दैट मीन्स डिपेंडिंग ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल और फाइनल. अब यहाँ पे ये चीज ना दिमाग में बैठा लो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना काम किया, बिकॉज दैट पार्ट, द पोजीशन, by the virtue of position we are saying the work is calculated here. That part of position itself gives us the feel of potential energy, and that we will see later on कि कैसे related है. अब again, if you go from A to B and then you return from B to A, moving on a closed path, then in that case net work done by the gravitational force, or for that matter for some conservative force, would be equal to 0. लेकिन अगर यही फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव रही होती, इन केस ऑफ सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एग्जांपल मे बी फ्रिक्शन, देन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम A to B along path 1, along path 2, along path 3, you cannot say that the work done along path 1 would be equal to work done along path 2 would be equal to along path 3. They might be means they can be equal, but normally they won't be equal. ओके, ये पाथ डिपेंडेंट है. हो सकता है दो पाथ के ऊपर एक जैसा वर्क आ भी जाए, लेकिन ये तो डेफिनेटली नहीं होगा कि एक जैसा आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होगा. दैट वुड बी द केस फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली. आर वी क्लियर विद दैट? सो चलिए इसी से जस्ट
just with that feel. Conservative forces में जो work होता है, that is depending upon the initial and final position. That means it is a position variable. The work done by the conservative force is a position variable. That means depending only on the position, instantaneous position of the particle or the body. उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना काम किया होगा. वी आर मूविंग टू द फर्दर टॉपिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी आपने जूनियर क्लास, दैट आई गेस इन द क्लास 9th और 10th यू वुड हैव लर्नड अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एन एनर्जी defined as an energy possessed by the body by virtue of its position or configuration for that matter. ठीक है. तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर एग्जांपल, वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोजीशन क्या है बॉडी की, उससे उसकी हेल्प से, बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजीशन, जो एनर्जी बॉडी पोजेस करे, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. तो if a body, let us say here, if a body is taken from this ground level, if a body of mass is taken from the ground level to the top of this building at height h, what would you have done? You would have increased its gravitational potential energy. तो यहाँ पे कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व थी जिसके अगेंस्ट वर्क करके आपने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है? द कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हियर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑलवेज पुलिंग इट डाउन व्हाइल यू वर टेकिंग इट इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है ऑन दिस बॉडी, दैट वर्क, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क, माइंड इट, ग्रेविटेशनल फोर्स और फॉर दैट मैटर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मास m अगर आपने ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचाया, तो वहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट किधर को करी है? आपने डिस्प्लेसमेंट करी है वर्टिकली अपवर्ड्स. बट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है इन दिस केस, वो किधर को लग रही थी? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब जब आप बॉडी को ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पे लेके जा रहे थे, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड हैव डन अ नेगेटिव वर्क, है ना. पर क्या आपने इसकी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी है जैसे आपने इसको बिल्डिंग के टॉप पे रखा? यस, यू वुड हैव डन दैट. तो इसका मतलब है, एक रिलेशन यहां पे अपने माइंड में एस्टेब्लिश कीजिए, दैट द वर्क नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स गिव्स अस द चेंज इन potential energy of the body. Potential energy, which is represented by the letter U. You should keep it in mind now. कि negative of the work done on a body by conservative force gives us the value of change in its potential energy, जो कि यहाँ पे इस केस में establish भी हो रहा है. Work done by the gravity while you move that body from the ground level to the top of the building was negative. Work done negative था, जबकि पोटेंशियल एनर्जी बड़ी थी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाज पॉजिटिव. तो वर्क डन कितना हुआ था? -mgh. बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी थी? mgh. इसका मतलब नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी. तो ये चीज अभी आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज इसी के बेसिस पे अभी हम आगे थोड़े फॉर्मूले भी देखेंगे. So that was the case of gravitational potential energy, and here is a video of another form of the conservative force, that is the elastic potential energy. Elastic potential energy, which is due to by the virtue of configuration of the body or some structure. अब जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देखोगे, the person would be throwing an arrow by pulling the string of the bow. तो यहाँ पे इस तीर को दूर तक छोड़ने की बात हो रही है. अब first you are pulling that thread. What you are doing with this pulling of the thread? You are doing the change in the configuration of this thread, and by the change of that configuration of the thread, you are storing a potential energy named as elastic potential energy in that string. Again, once you have pulled that string backwards, उस string में आपने elastic potential energy स्टोर कर दी by changing the position of the string, by changing the configuration of the string. एक बार आप इस string को रिलीज करोगे, that means the potential energy that would have been stored in that string, वो potential energy वर्क करेगी अब इस arrow पे, and this arrow
because of that work done by the string would gain the kinetic energy. ठीक है, that was the case for elastic potential energy, and earlier we have seen the case of gravitational potential energy. So just to formulate now, whatever is the work done by the conservative force from the initial position to the final position, negative of that value gives us the value of change in potential energy of the body. You should keep it in your mind, scripted by very very bold letters now. ठीक है, जो भी potential energy change होगा body में in conservative force field, and first of all, potential energy is a phenomena associated with the conservative forces only. In case of non-conservative forces, we do not talk about the potential energy. Potential energy we would be talking about only in case of the conservative force field. So in conservative force field, whatever is the work done by the conservative forces on a body, negative of that would lead us to the value of change in the potential energy of the body. Simple. Okay? Super. Then, if initial position was at the bottom of the ground, फाइनल पोजीशन वाज एट द टॉप ऑफ द ग्राउंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन, और इस बॉडी को अपन ऊपर लेके जा रहे हैं, देन डिस्प्लेसमेंट वुड बी पॉजिटिव बट द फोर्स दैट वुड बी देयर बाय द ग्रेविटी वुड बी डाउनवर्ड, सो माइनस mg. सो माइनस mg into dy from integrated from initial y to final y, that is 0 to h, and negative of that would lead us to the value of calculation of the change in potential energy. And from that you will see, if you remember the way we integrate the things, delta u, that change in potential energy, would come out equal to mgh in this very particular case. अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है, that uf minus ui is equal to minus of work done by conservative forces. That is the relation with us now. And what is the work done by the conservative forces? कई बार हमें वो simply calculate करना पड़ेगा from the very definition of the work, that is integration f dot dr. ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बोला कि स्प्रिंग फोर्स भी एक एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स की. तो इन द केस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, इफ वी आर पुलिंग दिस स्प्रिंग आउटवर्ड्स, तो स्प्रिंग फोर्स जो है, विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कंजर्वेटिव, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. और उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस के एक्स. आपने एक्स एलोंगेट किया, माइनस आपने एक्स एलोंगेट किया, माइनस के एक्स वुड बी दी value of the force applied by the spring on its end. So this minus kx into dx would give us the, and integration from xi to xf obviously would give us the work done by the spring force, and negative of that would give us the change in the potential energy. तो अगर आप ये इंटीग्रेशन करोगे, you will see the value coming out equal to half of k bracket xf square minus xi square. और अगर xi initially the spring was at its natural length, this thing here in the box would reduce down to half of k xf square. बहुत प्यारा फॉर्मूला है अभी ये आपको याद रखने के लिए. ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज कमिंग आउट इक्वल टू पॉजिटिव. रिमेंबर इट, इट इज कमिंग आउट इक्वल टू पॉजिटिव. एंड वट एवर इज एक्स, बीट द एलोंगेशन, बीट कंप्रेशन, मतलब एक्स कुछ भी हो, कंप्रेशन हो चाहे एलोंगेशन हो, आपने नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को छोटा कर दिया या नेचुरल लेंथ से खींच के स्प्रिंग को बड़ा कर दिया, इन बोथ द केसेस potential energy change, that means the potential energy stored within the spring is going to be positive, और वैल्यू दी जाएगी उसकी रिलेशन हाफ के एक्स स्क्वायर से. ये रिलेशन एकदम अपने माइंड में एस्टेब्लिश कर लीजिए कि जब भी किसी स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से डिफॉर्म किया जाएगा फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट, the potential energy stored in that spring would be equal to half of kx square. Simple. Okay? तो ये रिलेशन अभी हमें याद रहना चाहिए for the formula of potential energy stored in a spring equal to half kx square, where x is the deformation in the spring, be it elongation, be it compression. तो चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. Now the question says here कि हमें potential energy बतानी है of this spring. अगर potential energy of the spring was u when it was stretched by 2 centimeter, तो किसी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी u थी जब उसको 2 सेंटीमीटर से हमने स्ट्रेच किया था, एलोंगेट किया था. नाउ इट इज सेइंग if the spring had been stretched with 8 centimeter, आपने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया था तब u थी, बट अगर 8 सेंटीमीटर से किया होता स्ट्रेच नेचुरल लेंथ से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? दैट इज द क्वेश्चन है.
ठीक है. सो हियर एज वी सी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर. तो in first case if potential energy is u1 and in the second case if potential energy is u2, and if I take the ratio of u1 to u2, the value k or the k value k by 2 which is where k is the spring constant would get cancelled out, है ना, क्योंकि k by 2 तो दोनों में आने वाला था. तो u1 by u2 would be equal to x1 square upon x2 square, where x1 is 2 and x2 is 8. आप इसकी रेशियो लोगे then you will see here it should be u1 not u1. u1 was given to us equal to u only. तो u2 would come out equal to 16u. ठीक है. तो answer for this question should be 16u or option D. क्वेश्चन क्या था, अगर आपने स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया then the potential energy stored in the spring is u. बट अगर आपने स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया होता तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती, 16u. Are we clear with that? I hope काफी इजी क्वेश्चन रहा होगा. ठीक है. तो आइए चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर. तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जैसे मैंने कहा था, द वेरी वर्ड कंजर्व इन द कंजर्वेटिव मीन्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब इस रिलेशन को हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं. अब हमने ये जाना कि वॉट एवर इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ दैट लीड्स अस टू द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. वेरी सिंपल. अच्छा, सही बात है. अब अगर आप बोलो कि सर अगर एक बॉडी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हो, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, मतलब कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं लग रही बॉडी पे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्सेस लग रही हैं, देन इन दैट केस whatever is the work done by the conservative force is the net work done on the body, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर लग ही कंजर्वेटिव फोर्सेस रही थी, है ना. अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि वॉट एवर work is done on the body by all the forces, it results into change in its kinetic energy. ये वर्क एनर्जी थ्योरम थी. अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि फोर्स जो काम कर रही हैं किसी बॉडी पे वो फोर्सेस हैं ही कंजर्वेटिव. अगर तो इसका मतलब वॉट एवर इज द वर्क डन ऑन द बॉडी दैट वुड हैव बीन डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली. तो वॉट एवर चेंज इज गोइंग टू बी देयर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, that would be done only by the conservative forces here, if only conservative forces were working on the body. So if only conservative forces were working on the body, then from the work energy theorem, change in the kinetic energy of the body would be equal to the work done on that body by the conservative forces. और हमने अभी अभी तो पढ़ा कि नेगेटिव ऑफ दिस वर्क ओनली इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो एक तरह से मैं लिख सकता हूं दैट के एफ माइनस के आई वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ uf माइनस ui, है ना, बिकॉज यही तो रिलेशन था w और uf माइनस ui में. तो अगर आप रीअरेंज करोगे टर्म्स को देन यू विल हैव kf प्लस uf इक्वल टू ki प्लस ui. और ये जो चीज है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी plus potential energy, mechanical potential energy is known as, this whole thing inside the bracket is known as the total mechanical energy. और conservative forces के केस में total mechanical energy finally would always be equal to total mechanical energy initially. So बहुत important fact है यहाँ पे. कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में दो पॉइंट्स के बीच में, दो पोजीशंस के बीच में the total mechanical energy remains conserved always. That is why they are known as conservative forces. So the sum of kinetic energy and potential energy, also called as total mechanical energy, it remains conserved in the case of conservative forces. So if the internal forces are conservative and the external forces do not do any work, then the total mechanical energy of a system remains constant. क्योंकि internal forces जिन्होंने work किया था, forces जिन्होंने work किया था, those were all conservative. और for that matter, अगर किसी बॉडी पे चाहे external हो चाहे internal हो, if all the forces are conservative, which are doing work on the body, अगर सारी की सारी forces जो work कर रही हैं बॉडी के ऊपर, those are conservative in nature,
total mechanical energy would remain conserved. So this is called the principle of conservation of energy in case of conservative forces. ठीक है? So our last part of this session today, that is power. अब power क्या चीज़ है? Power is nothing but the rate of work done by the body. So the average amount of the work done or the energy converted per unit time, energy converted means energy changed into kinetic energy, is called the average power or simply the power. So what is average power? It is nothing but the total work done by the body divided by total time taken. और अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस पावर वुड बी रेट ऑफ वर्क बीइंग डन बाय द बॉडी. दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ पावर, है ना. और SI यूनिट्स क्या है इसके? वॉट और अदर यूनिट्स माइट बी हॉर्स पावर ऑल्सो इज वन ऑफ द यूनिट. हॉर्स पावर रिमेन्स इक्वल टू 735 वॉट. और कभी कभी इसको हम 745 वॉट भी ले लेंगे अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो. अगर नहीं गिवन होगा 735 ले लेंगे. तो हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर and SI unit of the power would be watt. ठीक है? So average power is the work done divided by time taken, and the instantaneous power, it is dW by dt. Now this dW can also be written as F dot dr, and the dt can be divided later on. अब ये जो dr by dt है इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. और अगर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है then instantaneous power can also be written as F dot V. This is the relation between the instantaneous power. This should be instantaneous, not the average. Instantaneous power and the instantaneous velocity. Not the average, the instantaneous power is equal to F dot V. ठीक है? ये रिलेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस रिलेशन पे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया दैट अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग. फाइन. इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 मीटर एंड 2 मीटर. ठीक बात है. वी आर सपोज टू नो दैट व्हाइल द चाइल्ड इज डूइंग दिस स्विंगिंग मोशन, व्हाट वुड बी इट्स मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम हाइट कितनी है? जो चाइल्ड है वो मैक्सिमम हाइट कितने तक जा रहा है? मिनिमम हाइट 0.75 मीटर से मैक्सिमम हाइट the child is attaining is of 2 meter. तो मिनिमम हाइट 0.75 मीटर थी और मैक्सिमम हाइट कितनी थी? 2 मीटर. अब अगर आप सोचोगे then what are the forces acting on this ride of this child here? दो फोर्सेस है. इनिशियल ये सिचुएशन थी, फाइनल ये सिचुएशन है. जो बच्चे के ऊपर या जो बच्चा और जो सीट है उस सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रही है, वन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है. और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? mg. नाउ एज द स्विंगिंग मोशन इज हैपनिंग दैट वुड बी अ सर्कुलर मोशन, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन बीइंग द रेडियल डायरेक्शन फोर्स, टेंशन वुड ऑलवेज बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कल. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंशियल होगी, है ना, सर्कल के अलोंग. बट अपनी जो टेंशन फोर्स है दैट वुड बी ऑलवेज रेडियल. तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज टेंशन के द्वारा किया गया वर्क ऑन दिस चाइल्ड वुड ऑलवेज बी जीरो. तो हमें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि जो टेंशन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. इवन इफ इट इज नॉन कंजर्वेटिव देन ऑल्सो इट इज डूइंग अ नॉन जीरो वर्क. देन व्हाट इज अदर फोर्स दैट इज डूइंग द वर्क हियर? इट इज mg. एंड mg इज अ my mistake है, my bad. mg is a conservative force. और mg जो कंजर्वेटिव फोर्स है, we know कि कोई भी पाथ ले लो फिर आप, if it is a conservative force then total mechanical energy should remain conserved during the motion in a conservative force, during the work done by a conservative force. And if it is so then the total mechanical energy should remain constant. तो यहाँ पे जितनी भी उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी जीरो, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी उस पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आया होगा लोएस्ट पॉइंट तक आते आते, दैट चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द maximum height position to the minimum height position would lead us to the change in the kinetic energy. Loss in the potential energy would lead us to the gain in
not the change only, the gain in kinetic energy. तो change in potential energy would become equal to negative of the change in kinetic energy. तो loss in potential energy, gain in kinetic energy. अब what is the loss in potential energy? mg into 2 minus 0.75, क्योंकि पहले हाइट 2 मीटर थी, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट कितनी थी 0.75 मीटर. व्हाट इज द चेंज इन द हाइट 1.25 मीटर. तो 1.25 मीटर की वजह से व्हाट इज द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी mg into 1.25, and that mg into 1.25 should lead us to the gain in the kinetic energy. और ये kinetic energy में गेन कैसे किया कि भाई यहाँ पे तो kinetic energy 0 थी, बट यहाँ पे kinetic energy कितनी हो गई है, हाफ mv स्क्वायर. तो ये हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट हाफ mv स्क्वायर वुड बी इक्वल टू mg into 1.25. ये तो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी. अब इन दोनों वैल्यूज को अगर आप इक्वेट करोगे और सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे वैल्यूज को जो आपको स्टेटमेंट में दी हुई थी, यू विल फाइंड v टू बी कमिंग आउट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. तो जो ऑप्शंस हमें दी हुई है वहां से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. तो I hope you would have learnt a lot in this session today. Thank you.